नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेटी के ससुराल में मां का दखल। शर्मा जी जो कि एक डॉक्टर थे, उनके परिवार में उनकी पत्नी सुधा, बेटा साहिल, बेटी अबनी और उनकी बहू रीना थी। बेटे की शादी को 2 साल हो गए थे। बेटा साहिल भी डॉक्टर था, तो दोनों बाप बेटे अपना हॉस्पिटल चलाते थे। वह दोनों अधिकतर समय बाहर ही रहते थे, तो उन्हें पता ही नहीं था कि घर में उनके पीछे क्या होता है। शर्मा जी की पत्नी सुधा एक पुरानी सोच वाली आधुनिक महिला थी, जिनका मानना था कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है और उसका फर्ज है कि वह ससुराल में सबकी सेवा करे और किसी को शिकायत का मौका न दे। तो वह और उनकी बेटी जब तक डॉक्टर साहब घर में रहते, तब तक बहू के साथ मिलजुल कर काम करती और उन दोनों के जाते ही माँ बेटी असली रंग में आ जाती और फिर बेचारी बहू रीना पर जो हुक्म चलाया जाता वह तभी खत्म होता जब तक कि दोनों पिता पुत्र घर वापस नहीं आ जाते। और फिर वही सब होता जो सुबह के समय दोनों करती थी। इससे डॉक्टर साहब को लगता कि मेरे घर में सब कुछ ठीक है और सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन साहिल को रीना हर समय उदास और दुखी थकी सी लगती। जब वह पूछता तो वह कह देती कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, जबकि सच तो यह था कि उसे आराम करने की फुर्सत नहीं थी। अगर घर में कोई काम नहीं होता तो उसे फालतू के काम बताए जाते थे। खैर धीरे धीरे समय गुजरता गया और डॉक्टर साहब ने बेटी अबनी के लिए लड़का देखना शुरू किया। सुधा ने कई रिश्ते इसलिए मना कर दिए क्योंकि परिवार बड़ा था। आखिर एक परिवार सुधा को अच्छा लगा, जिसमें एक लड़का सुमित और एक बेटी रिया जिसकी शादी हो गई थी, और सुमित के माता पिता। बस यही परिवार था। सुमित एक सरकारी पद पर था और उसका ट्रांसफ़र होता रहता था। सुधा ने सोचा कि बेटी अकेली रहेगी और राज करेगी, ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। यही सब सोचकर सुधा और अबनी ने शादी के लिए हाँ कर दी। ठीक समय पर सुमित के परिवार वाले अबनी को देखने आए। सुधा तो उनके सामने अपनी बेटी की तारीफों के पुल बांध रही थी। देखिए, मेरी बेटी ने यह सब कढ़ाई की, यह सब जो घर में सजाया गया है वह अबनी ने ही किया है, और जो स्नैक्स और गुलाब जामुन भी उसी ने बनाए हैं। यह सब सुनकर सुमित की मम्मी को लगा कि वाकई लड़की बहुत होशियार है, लेकिन सच तो यह था कि सब कुछ रीना ने किया था। खैर सुमित के परिवार वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और अबनी को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म भी करके वो लोग चले गए और कहा कि पंडित जी से पूछकर शादी की तारीख बता देंगे। जल्दी ही शादी की तारीख भी निकल आई, जो 2 महीने बाद की थी। अब अबनी को थोड़ी चिंता होने लगी कि शादी के बाद क्या होगा, क्योंकि उसे तो कुछ भी नहीं आता था सिवाय चाय बनाने के। अब वह रीना से बोली कि भाभी आप मुझे किचन का काम सिखा दो। तभी सुधा वहाँ आई और बोली, बेटा तू क्यों परेशान होती है? तू घर के काम करने के लिए नहीं, राज करने के लिए बनी है, और यह सब काम तुझे सीखने की ज़रूरत नहीं। अबनी बोली कि अगर मेरी सास ने मुझे काम करने को बोला तो मैं क्या करूँगी? तब सुधा बोली कि तुझे खीर और हलवा तो बनाना आता है ना? अबनी बोली कि हाँ, तो सब बस ठीक है, अपनी पहली रसोई में तू यही चीज़ें बना देना, फिर तू जो सुमित के साथ दूसरे शहर रहेगी तब अपनी मर्जी चलाना और अपने पति को काबू में रखना। अब तो सुधा जब देखो तब अबनी को किस तरह सुमित को अपने बस में करना है, कैसे उससे अपनी जिद मनवानी है, जैसी बातें सिखाती रहती। रीना यह सब सुनती तो उसे बड़ा दुख होता कि यह तो अबनी का घर बसने से पहले ही तुड़वा रही हैं, पर वह कर भी क्या सकती थी, इसलिए चुप रही। जल्दी ही अबनी की शादी का दिन भी आ गया और वह दुल्हन बनकर अपनी ससुराल पहुंची। वहाँ उसका खूब स्वागत हुआ और सबने सर आँखों पर बिठाया। यह देखकर अबनी को लगने लगा कि मम्मी सही कहती थी। सभी रस्मों के बाद जब अबनी को उसकी नंद उसके कमरे में छोड़ने गई तो उसने देखा कि कमरा सजा हुआ था। अभी वह कमरे की सजावट देख ही रही थी कि तभी कमरे में सुमित आ गया और दरवाज़ा बंद करने लगा। अबनी उसे देखकर शर्मा गई। तभी सुमित उसके करीब आया और बोला कि अबनी, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और उनका आदर करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे परिवार वालों को दिल से अपना और उनके दिलों में अपना जगह बनाओ। अबनी बोली, मैं कोशिश करूँगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यह सुनकर सुमित बहुत खुश हुआ और अबनी को अपनी बाहों में कसकर लिया और फिर न जाने कब दोनों 2 जिस्म एक जान हो गए।
और अब अवनी की आँख खुली तो सुबह के 5 बजे थे। वह मम्मी की बात याद करके जल्दी से उठी और नहाकर तैयार होकर नीचे आ गई। अपनी सास के पास गई और उनके पैर छुए। सुमित की मम्मी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुमको सबके लिए खाना बनाना है। अवनी चौंक गई पर खुद को संभाल कर बोली, मम्मी जी आप बता दीजिए खाने में क्या क्या बनेगा तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी जी बोली, छोले तो रात में भिगो दिए थे तो तुम ऐसा करो कि छोले पुलाव, कचौरी, मिक्स सब्जी, बूंदी का रायता, सलाद और खीर बना लेना। अवनी बोली, ठीक है मम्मी जी। थोड़ी देर बाद नंद आई और बोली कि मम्मी ने कहा है कि मैं आपकी मदद कर दूं और या बता दूं कि कौन सा सामान कहाँ है। अवनी बोली, आप बस सामान बता दीजिए, बाकी मैं सब कर लूँगी। नंद सब बताकर चली गई। अब अवनी को इस समय कुछ नहीं सूझता। उसने झट से सुधा को फ़ोन कर दिया और बोली कि मम्मी, आपने तो कहा था कि मुझे खीर या हलवा बनाने के लिए कहा जाएगा, पर यहाँ तो मुझे 15 लोगों का खाना, वह भी छोले, पुलाव, कचौरी, खीर, रायता, सलाद सब कुछ बनाना है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बस खीर, सलाद, कचौरी बनाना आता है। अब मैं क्या करूं? तब सुधा बोली कि तुम बाकी चीज़ें किसी होटल से ऑर्डर कर लो। अवनी बोली, वाह मम्मी, क्या आइडिया दिया है। मैं अभी छोले पुलाव और रायता ऑर्डर कर देती हूँ और डिलीवरी वाले को कह दूंगी कि वह पीछे के दरवाजे से आए। इतना कहकर अवनी जल्दी से ऑर्डर करने लगी तो उधर से जवाब आया कि आपका ऑर्डर आधा घंटे में पहुँच जाएगा। अब अवनी ने गैस ऑन करके एक पर छोले चढ़ाए और दूसरे पर दूध रख कर खीर बनाने लगी और साथ ही कचौरी का आटा भी गूँथने लगी। जब कुकर में 5 सीटी आ गईं तो वह गैस बंद करके सलाद काटने लगी। फिर कचौरी के लिए लोई भी बना ली। इधर खीर भी बन गई और अवनी ने उसमें बादाम, काजू, इलायची, सूखा नारियल डालकर गैस बंद कर दिया। तभी उसका फ़ोन बजा और डिलीवरी वाले ने कहा कि मैडम, आपका ऑर्डर कहाँ देना है? मैं घर के पीछे खड़ा हूँ। तो अवनी ने किचन की खिड़की खोलकर देखा तो उसे डिलीवरी वाला दिखाई दिया। उसने फ़ोन पर कहा कि तुम्हारे ठीक सामने वाले घर की खिड़की खुली है, उसी में तुम्हें ऑर्डर पहुँचाना है। डिलीवरी वाले ने अवनी को ऑर्डर देकर उससे पैसे लिए और चला गया। इधर अवनी ने जल्दी से पैकेट खोलकर सारा खाना बड़े बर्तनों में पलटकर इस तरह कर लिया मानो कि सब कुछ पककर तैयार हो गया है। अब अवनी ने सारे पैकेट को एक पॉलीथिन में रखकर किचन में ही छिपा दिया और कचौरी तलने की तैयारी शुरू कर दी। जब अवनी कचौरी बनाने की तैयारी कर रही थी तभी मम्मी जी और रिया किचन में आई और देखा कि सारा खाना तैयार है और कचौरी बिली हुई लगी हैं। तो उन्होंने रिया से कहा कि चलो बेटी, तुम खाना टेबल पर लगवाओ और सबको खाने के लिए बोलो, और बेटा तुम कचौरी तलना शुरू करो। जल्दी ही सब लोग खाना खाने बैठ गए और खाने लग गए। सब अवनी की तारीफ कर रहे थे, नई बहू को नेक दिया और साथ ही आशीर्वाद दिया। अवनी अपनी चतुराई पर बहुत खुश थी। अपने कमरे में जाकर उसने सुधा को फ़ोन करके सारे दिन की घटना की जानकारी दी। अवनी की शादी को 1 महीना हो गया था और सभी मेहमान भी चले गए थे। अवनी सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाती और नाश्ता भी बना देती। फिर उसके बाद वह कोई ऐसा काम लेकर बैठ जाती कि उसकी मम्मी जी को दोपहर और रात का खाना बनाना पड़ता। कभी वह पेट दर्द या फिर कभी बुखार का बहाना बनाकर अपने कमरे में लेटी रहती और मम्मी जी पहले की तरह घर का काम करती रहती, लेकिन उन्होंने अवनी पर कभी कोई सख्ती नहीं की। वह तो उसे अपनी बेटी ही मानती थी और उसकी खुशी का ध्यान भी रखती। हालांकि उन्हें धीरे धीरे समझ आ रहा था कि अवनी को वह जब भी खाना बनाने के लिए कहती तो वह थोड़ा परेशान हो जाती और बाकी काम भी बस जैसे तैसे ख़त्म करके अपने कमरे में चली जाती। जबकि सुमित की माँ जी चाहती थी कि अवनी उनके साथ बैठे और उनसे बात करे, लेकिन वह अपने कमरे में लेटे अपने मायके सुधा से बात करती रहती। मम्मी जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह हर समय फ़ोन पर इतनी बात किससे करती है। एक दिन जब वह कमरे के सामने से गुजर रही थी तो उन्होंने सुना कि अवनी अपनी मम्मी सुधा से कह रही थी कि मम्मी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने सुमित से कहा था कि वह अपना ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में करवा ले, पर वह नहीं माने और बोले कि अगर हम चले गए तो मम्मी पापा अकेले रह जाएंगे। और इसके बाद मैंने भी अपना व्यवहार मम्मी जी के लिए रूखा कर लिया है।
पर वह तो बहुत अच्छी हैं, मेरी किसी भी गलती या बात का बुरा नहीं मानती और सुमित से या पापा जी से मेरी शिकायत भी नहीं करती, जैसे कि आप भाभी की करती हो भैया से। और फिर मैं जब तक सुमित और पापा जी घर में रहते हैं तब तक काम करती हूँ और उसके बाद सब कुछ वैसे ही छोड़कर सीधे अपने कमरे में आ जाती हूँ। हाँ हाँ मम्मी, मैं उनके पास नहीं बैठती और ना ही बात करती हूँ, वह अकेली ही सारा घर समेटती हैं। मैं बस सुमित के वापस लौटने से थोड़ी देर पहले ही नीचे जाकर काम करने का और थकान का नाटक करती हूँ ताकि सुमित को लगे कि मैं ही घर का सारा काम करती हूँ। यह सुनकर मम्मी जी की समझ में आ गया कि वह जान गई कि अवनी यह सब अपनी मम्मी के कहे के आकर कर रही है, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और सब काम पहले की ही भांति करती रही। लेकिन वह मन ही मन बहुत दुखी थी कि सुमित का घर कहीं उसकी सास सुधा की वजह से टूट न जाए। उन्हें लगता था कि अवनी अच्छी लड़की है, बस उसे सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है, पर कैसे इसका जवाब उनके पास नहीं था। धीरे धीरे सुमित की शादी को 1 साल हो गया और अवनी चाहती थी कि उसकी शादी की सालगिरह की पार्टी हो और उसके मायके वालों को भी बुलाया जाए। सुमित ने अपने मम्मी पापा से बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, हम तो वैसे भी तुम दोनों को सरप्राइज पार्टी देने वाले थे और तुम्हारी मम्मी ने तो सब कुछ इंतजाम पहले ही कर लिया था। यह देखो इनविटेशन कार्ड, गेस्ट की लिस्ट, खाने का मेनू और सजावट की बुकिंग भी कर दी है। अब तुम अवनी को यह खाने का मेनू और मेहमानों की लिस्ट दिखा दो, उसे कुछ चेंज करना या जोड़ना हो तो वह कर देगी, फिर हम इसे फाइनल करके भेज देंगे। अवनी को इन सब की कोई आशा नहीं थी कि मम्मी जी पापा जी खुद इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे। उसे तो हैरानी हो रही थी और साथ ही खुशी भी कि चलो अब सब घर वालों से मिलना हो जाएगा। वैसे कि अपने मायके महीने में 1 बार तो जरूर जाती थी, जिसे उसकी सास ने कभी नहीं रोका। सुमित की मम्मी भी उसके घर वालों से मिलने के लिए उत्सुक थी, इसलिए उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और पार्टी की तैयारी कर ली। पार्टी वाले दिन अवनी ने अपने परिवार वालों को सुबह से ही आने के लिए कह दिया था, तो सुधा अपने परिवार के साथ सुबह 10 बजे तक आ गई। सुमित की मम्मी जी ने कुछ नहीं कहा और वह सुमित किचन में सबके लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई। इधर सुधा और अवनी कमरे में बैठकर बातें करने लगी। सुमित, उनके पापा, अवनी के भैया और पापा बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। रीना ने देखा कि सुमित की मम्मी जी किचन में अकेली काम कर रही हैं, तो वह उनके पास जाकर बोली, आंटी जी आप बुरा न माने तो आप बैठिए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। मालती जी को बात सुनकर अच्छा लगा और वह वहीं कुर्सी पर बैठ गई और रीना को काम करते देखने लगी कि कितनी कुशलता से वह सब काम कर रही थी और साथ ही किचन का सारा सामान समेटती भी जा रही थी। मालती जी की अनुभवी नज़र ताड़ गई कि रीना कुछ उदास सी थी। उन्होंने रीना से पूछा कि रीना बेटा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी सासू माँ घर में कुछ काम भी करती हैं या तुम तो सारा काम करती हो? तो रीना एकदम से घबरा गई और भटकते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आंटी जी, मम्मी जी और मैं मिलकर घर का काम करते हैं। लेकिन आप यह क्यों पूछ रही हैं? तो मालती जी बोली, क्योंकि अवनी तो हर समय सुबह से शाम तक बस अपनी मम्मी से ही बात करती रहती है, उसके पास मुझसे बात करने का समय ही नहीं है और ना ही घर के काम करने का। मुझे तो आदत है काम करने की, तो मैं तो सारा समय काम ही करती हूँ, पर मुझे लगता है कि शादी से पहले भी अवनी घर का कोई काम नहीं करती होगी, तभी तो जब भी खाना बनाने का समय होता है वह कोई ना कोई बहाना बना देती है और अब तो मैंने भी उससे खाना बनाने के लिए कहना बंद कर दिया है। वह तो बस इस घर में भी अपनी मम्मी के कहे अनुसार काम करती है, जितना वह कहती है उतना ही काम करके वह अपने कमरे में चली जाती है। रीना को इन सब बातों की जानकारी थी, पर वह अपने मुंह से अपने घर की कोई बुराई नहीं करना चाहती थी, इसलिए बस वह आंसू भरी आंखों से मालती जी की तरफ देखने लगी। मालती जी ने जब रीना की यह दशा देखी तो वह सब कुछ समझ गई और बोली, माफ़ करना बेटा, मैं भी अकेली पड़ गई हूँ, किससे अपने दिल की बात करती, तुम्हारे सामने दिल का हाल रख दिया, पर तुम्हारा भी हाल मेरे जैसा ही है, तो क्यों ना हम तुम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें।
रीना ने प्रश्नवाची दृष्टि से मम्मी जी की तरफ देखा। तब वह बोली कि इस समस्या का एक ही हल है कि जैसे को तैसा, मतलब अब तुम भी अपने पति और ससुर के सामने घर का काम करेगी और उनके घर से जाते ही तुम अपने कमरे में जाकर मुझसे बात करना शुरू करना। और हाँ, तुम मुझे मम्मी जी ही कहकर बुलाना, जिससे सुधा जी को लगे कि तुम अपनी मम्मी से बात कर रही हो, और मैं तुम्हें रिया कहकर बुलाऊंगी, जिससे अवनी को लगे कि मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। इतना कहकर उन्होंने रीना को फ़ोन नंबर ले लिया। रीना सुमित की मम्मी जी से कहती है कि आंटी जी, मैं तो मम्मी जी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, पर मैं अपनी दीदी का घर टूटते नहीं देख सकती। वो बात अलग है कि उन्होंने मेरे साथ सही व्यवहार नहीं किया। एक बात कहूँ आंटी जी, अपनी दीदी तो चाहती थी कि वह घर का काम सीख लें, पर मम्मी ने उन्हें पता नहीं क्या कहा कि वह उनके कहे अनुसार काम करने लगी। मैं उनको सुधारने के लिए आपकी बात मानूंगी, चाहे मुझे मम्मी की कितनी भी डांट क्यों ना सुनना पड़े। सुमित की मम्मी बोली, तो ठीक है, अब बाहर चलते हैं और परसों से अपना काम शुरू करेंगे। सब लोगों ने चाय नाश्ता किया और फिर रात की पार्टी अटेंड करके सुमित की ससुराल वाले अपने घर चले गए। अवनी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी मम्मी उसे बहुत सी बातें बता कर गई थी। घर से अलग होने की तो वह मन ही मन खुश थी कि अब इन बातों पर एक दिन बाद अमल करेगी। लेकिन एक दिन बाद जब वह सुबह किचन में गई तो उसने देखा कि मम्मी जी किचन में नहीं है और चाय भी नहीं बनी थी। तो उसने सबसे पहले सबके लिए चाय बनाई और सबको दी। उसके बाद उसने जल्दी से नाश्ता की तैयारी शुरू कर दी और नाश्ता भी बना लिया। तभी सुमित आया और बोला, अपनी मम्मी को तेज बुखार है तो तुम उनके लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना देना और टाइम से दवाई दे देना। पापा शाम को घर जल्दी आ जाएंगे। इतना कहकर सुमित अपने पापा के साथ चला गया। इधर अवनी ने मम्मी जी के कमरे में जाकर देखा कि क्या मम्मी जी को सच में बुखार है या नहीं। मम्मी जी को सचमुच तेज बुखार था और वह बिस्तर पर लेटी थी। तब अवनी ने बड़े बुझे मन से झूठी मुस्कान के साथ मम्मी जी से उनकी तबीयत पूछी और उन्हें नाश्ता करवा कर दवाई दी और फिर अपने कमरे में आकर अपनी मम्मी सुधा को फ़ोन किया। सुधा ने फ़ोन उठाकर गुस्से वाली आवाज़ में पूछा कि कौन बोल रहा है। तो अवनी बोली, मम्मी क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों हो। तो सुधा बोली, अरे तू है, आज इतनी जल्दी फ़ोन कैसे किया। तो अवनी ने अपने घर की सुबह की घटना बता दी और फिर बोली, आप गुस्सा क्यों थी। तो सुधा बोली कि आज रीना को पता नहीं कैसे पेट दर्द हो रहा है, वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही है, तो मुझे ही घर का सारा काम करने को पड़ा है। समझ नहीं आता कैसे करूं, अब तो आदत नहीं रही। पता नहीं है रीना अकेली कैसे सब कर लेती थी। दोनों माँ बेटी देर तक बात करती रहीं। तभी अवनी बोली, मम्मी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे किचन में काम है और बाकी काम भी पड़े हैं। तो सुधा बोली, तेरी बातों के चक्कर में मैं भी घर के काम भूल गई, अब फ़ोन रख। इतना कहकर सुधा ने फ़ोन रख दिया और किचन के साथ साथ घर की सफाई में लग गई। कई सालों बाद घर के काम करने में सुधा को बड़ी उलझन और थकान लग रही थी, पर क्या करती, करना तो था। मदद के लिए भी कोई नहीं था। इधर अवनी का भी यही हाल था। वह तो बस सुबह शाम थोड़ी देर तक किचन में काम करती थी, बाकी सारा काम तो मम्मी जी करती थी। पर आज उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करे। और जैसे तैसे उसने काम ख़त्म किया और सोचा कि थोड़ा आराम कर लूँ, पर टाइम देखा तो दोपहर का 1 बजने वाला था। उसने झटपट खिचड़ी प्लेट में परोसी और पानी लेकर मम्मी जी के कमरे में जाकर उन्हें खिचड़ी खिलाई और फिर दवाई दी। उसके बाद उनका हाल चाल पूछकर वह किचन में गई। उसे भूख लगी थी तो उसने खाना तो बनाया नहीं था, इसलिए बची खिचड़ी अचार के साथ खा ली और आराम करने अपने कमरे में गई। सोचा कि आराम करूंगी, पर जैसे ही लेटी तो सुमित का फ़ोन आ गया। उसने मम्मी जी के बारे में पूछा और बोला कि पापा 4-5 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। यह सुनकर अवनी ने घड़ी देखी तो 2 बजे थे। उसने थोड़ा आराम किया और फिर लेटे लेटे शाम के काम की प्लानिंग करने लगी। उसने सोचा कि अगर मैं पहले से ही प्लानिंग कर लूँगी कि क्या बनाना है तो काम आसान हो जाएगा। उधर सुधा भी काम करते हुए थक कर चूर हो गई, तो उसने भी खिचड़ी रीना को खाने को दी और खुद भी खाई, फिर आराम करने लगी। जब अवनी और सुधा अपने अपने कमरों में काम कर रही थी
तो रीना और मालती जी आराम से फ़ोन पर एक दूसरे से बात कर रही थी। रीना बोली कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मम्मी अकेले काम कर रही हैं। मम्मी जी बोली कि क्या मुझे अच्छा लग रहा है अवनी को सारे काम करते देख, लेकिन दोनों को सही रास्ते पर लाने के लिए यह सब कुछ दिन करना पड़ेगा। तब रीना बोली कि आंटी जी कितने दिन पेट दर्द का नाटक करूँगी, एक दिन तो साहिल और मम्मी मुझे लेडी डॉक्टर के ले ही जाएंगी। तो मम्मी जी बोली कि तुम उस समय शहर की लेडी डॉक्टर मिसिस खन्ना का नाम ले लेना, बाकी वह देख लेंगी। रीना बोली कि क्या मिसिस खन्ना आपको जानती हैं? तो मालती जी बोली कि वह मेरी बहुत अच्छी सहेली हैं, मैंने अपनी योजना के बारे में उन्हें बता रखा है, वह तुम्हारी मदद कर देंगी। और तुम्हारे अंकल जी हमारी योजना जानते हैं, मैं वो कोई बात उनसे नहीं छिपाती, उन्हें बताकर ही मैंने यह योजना बनाई थी। तब रीना बोली तो ठीक है, अब मुझे तसल्ली है। मालती जी बोलती कि मैं तो हफ्ते भर बुखार का नाटक करूंगी, फिर देखती हूँ कि अवनी में कितना बदलाव आया है। रीना बोली ठीक है, जैसा आप और अंकल जी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो मालती जी बोली कि तुम सुमित को सब कुछ क्यों नहीं बता देती? तो रीना बोली आंटी जी मैं माँ बेटे के बीच दरार नहीं डालना चाहती, अगर उन्हें दीदी और मम्मी की सच्चाई बता देती तो उन्हें बड़ा दुख होता। तब उन्होंने कहा कि तुम किसी तरह साहिल को मेरे पास भेज दो, मैं उसे समझाऊंगी। रीना बोली ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इतना कहकर रीना ने फ़ोन रख दिया। करीब एक हफ्ता हो गया, मम्मी जी का बुखार ठीक नहीं हो रहा था। कहा तो अवनी ने सोचा था कि एक दो दिन में मम्मी जी ठीक हो जाएंगी। अब एक हफ्ते से लगातार योजना बनाकर घर का काम करने से अवनी को काम करने में आसानी होने लगी और काम में बिजी होने के कारण वह सुधा से भी कम बात कर पाती थी। यदि सुधा का फ़ोन आ भी जाता तो दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछकर फ़ोन काट देती थीं। इधर सुधा ने देखा कि रीना का पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा तो उसने साहिल से कहा कि इसे किसी डॉक्टर को दिखा दो। तब साहिल बोला कि क्यों ना मैं रीना को डॉक्टर मिसिस खन्ना को दिखा दूं, वह बहुत अच्छी गायनोलॉजिस्ट हैं। सुधा बोली किसी को भी दिखाओ पर इसे जल्दी ठीक करो। साहिल रीना को लेकर मिसिस खन्ना के पास गया तो उन्होंने रीना का चेकअप करके बताया कि वह माँ बनने वाली है, लेकिन उसकी कंडीशनर क्रिटिकल है और बच्चे भी की ग्रोथ के लिए उसे पूरे समय बेड रेस्ट करना होगा। जब सुधा को पता चलता है कि रीना माँ बनने वाली है तो वह बहुत खुश हुई, और जब उसे यह पता चला कि डॉक्टर ने रीना को कमजोरी की वजह से और बच्चे की ग्रोथ के कारण पूरे समय आराम के लिए बोला है तो वह परेशान हो गई कि मैं अकेले कैसे सब काम करूंगी। उसकी परेशानी को रीना समझ गई और बोली कि मम्मी जी आप परेशान ना हो, मैं धीरे धीरे आपके काम में मदद कर दूंगी। तब सुधा बोली नहीं रहने दो, मैं सब संभाल लूँगी। तब रीना ने साहिल से कहकर दिन भर के लिए एक काम वाली का इंतजाम कर दिया और सुधा से कहा कि मम्मी जी अगर आप कहें तो खाना बनाने वाली भी लगवा लेते हैं, आपको काम करते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं आराम करूं और आप काम करें। तो सुधा को रीना के द्वारा अपनी चिंता करते देख अच्छा लगा, लेकिन फिर वह बोली कि अभी मेरी उम्र क्या हुई है और अगर हाथ पैर न चलें तो बहुत सी बीमारी जकड़ लेती हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, खाना ही तो बनाना है, वह मैं बना लूँगी। और अब तो ऊपर के कामों के लिए तुम लोगों ने काम वाली लगा ही ली है तो उससे मुझे बड़ी मदद मिल गई है। सुधा अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गई और सोचने लगी कि देखो यह है जो शादी करके हमारे परिवार को अपना समझकर अपना मानती है, और एक मैं हूँ जिसने इस पर ना जाने कितने जुल्म किए, लेकिन इसने कभी पलटकर जवाब तक नहीं दिया और सब कुछ सहती रही। कभी मेरी शिकायत साहिल से नहीं की, अगर यह चाहती तो साहिल से कहकर अलग हो सकती थी, पर इसने ऐसा नहीं किया। और उधर मेरी बेटी अवनी है जो साहिल की शादी से पहले मेरे साथ घर के किसी काम में मदद नहीं करती थी, और एक बार जब मैं बीमार पड़ी तो कैसे रो रो कर एक समय का खाना बनाया था। गलती मेरी ही थी जो मैंने कभी अवनी को सख्ती के साथ काम करने को नहीं किया और ना ही सीखने को कहा। जब वह खुद रीना से खाना बनाना सीखने के लिए कह रही थी तो मैंने ही उसे मना किया। तो थोड़ा बहुत काम चलाऊ खाना बनाना जानती है, वरना उसे आता ही क्या है। पता नहीं उसकी सास उसके साथ क्या एक साल कैसे गुजारा होगा। सुधा को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने अवनी को ससुराल में
एडजस्ट होने की बजाय अलग होने और सबका दिल जीतने के बजाय सबको दुखी खासकर सास को करने की सलाह देती रही। आज रीना के इस व्यवहार ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं अपनी बेटी को कभी गलत सलाह नहीं देकर उसका घर टूटने नहीं दूंगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद सुधा रीना के कमरे में गई और बड़े प्यार से उससे पूछा, बेटा अगर तुम्हारा कुछ भी खाने का जब भी मन करे तो कहना, मैं झांकने नहीं और ना ही मैं आज तुम्हारे लिए मेले वाला नमकीन और लड्डू बनाती हूँ। मेरी सास ने मुझे खिलाए थे जब साहिल होने वाला था। रीना यह सुनकर हैरान रह गई कि मम्मी जी के व्यवहार को क्या हो गया। तभी सुधा बोली, मुझे माफ़ करना बेटा, मैंने अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के कहने में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया और अवनी भी मेरे व्यवहार का अनुसरण करती रही और मैं उसे बढ़ावा देती रही। मैंने यह नहीं सोचा कि कल को वह पराए घर जाएगी तो उसे भी मेरे जैसी सास मिल सकती है और उसका बसा बसाया घर उसकी खुद की गलती से टूट सकता है। अब मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों अवनी की ससुराल में छोटी छोटी बातों में दखल देती और उसके घर में दखल देती रही, जबकि मुझे यह नहीं करना चाहिए था। बल्कि अगर अवनी मुझसे अपनी ससुराल की समस्या मुझे कहती तो मुझे उसे घर में एडजस्ट करने के लिए कहना चाहिए था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। रीना सुधा को प्रायश्चित करते देख समझ गई कि मम्मी को अपनी गलती समझ आ गई है और यह सब बदल भी गई हैं, तो मुझे इन्हें अपनी योजना बता देना चाहिए। मगर फिर रीना ने सोचा कि पहले आंटी जी से सलाह ले लेती हूँ। तब रीना बोली, मम्मी जी मुझे पकौड़ा और चाय पीने का मन है। तो सुधा एकदम चहक कर बोली, देखो तो सही, मैं तुमसे कहने आई थी और अपनी बातों में लग गई। अच्छा ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। इतना कहकर सुधा किचन में चली गई। इधर रीना ने फौरन आंटी जी को फ़ोन किया और पिछले 2 दिन की सारी बातें बता दी। तब अवनी की सास बोली कि पहली बात कि तुम माँ नहीं बनने वाली हो। मैंने ही डॉक्टर सहेली को कहा था कि जब रीना आए तो उसे यही बात कहना। तब रीना बोली कि लेकिन आंटी जी वह चेकअप तो उन्होंने कहा कि वह साहिल को दिखाने के लिए किया था। लेकिन रीना परेशान होकर बोली कि आंटी जी मैंने जब खुद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था जब आपकी यहाँ पार्टी में आई थी, उससे 2 दिन पहले तो वह टेस्ट पॉजिटिव था और मैं साहिल को यह खुशखबरी सुनाना चाहती थी। लेकिन हम सब पार्टी में आपके घर गए और फिर वहाँ आपने अपनी योजना बताई तो मैं इन सब के कारण साहिल को बताना भूल गई थी। यह सुनकर अवनी की सास बोली कि तुम एक बार फिर से टेस्ट करो। तो रीना बोली कि जब मैं अवनी के यहाँ से आई थी तो आकर मैंने टेस्ट किया तो वो भी पॉजिटिव आया था। तो आंटी जी एकदम से खुश हो गई और बोली, यह तो बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन रीना एक बात तो है कि तुम्हारी सास को अब अपनी गलती का पछतावा सच में हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें अब अपनी योजना ख़त्म कर देनी चाहिए। तो रीना बोली कि आंटी जी मम्मी तो अपनी गलती समझ गई और उनका व्यवहार भी बदल गया है, लेकिन अभी दीदी को बदलना ज़रूरी है। तब अवनी की सास बोली, अरे मैं तो यह भूल ही गई कि मुझे अवनी को सही रास्ते पर लाना है। अच्छा तुम अपना ख्याल रखना और एक बार फिर से मेरी डॉक्टर सहेली के पास चले जाना। मैं उसे फ़ोन पर सब बात बता दूंगी और वह तुम्हारा ठीक से चेकअप करेगी। रीना बोली, ठीक है, पर आप मुझसे फ़ोन पर बात ज़रूर करना। इतना कहकर रीना ने फ़ोन रख दिया। उसने सोचा कि जिस दिन अवनी दीदी का व्यवहार ठीक हो जाएगा वह दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा और मैं इस योजना के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तब तक सुधा पकौड़ा और चाय लेकर साथ में खट्टी मीठी 2 तरह की चटनी थी। तब रीना और सुधा ने पहली बार एक साथ बैठकर चाय पी और पकौड़े खाए। उधर अवनी को घर के काम करते हुए 1 हफ्ता हो गया था और इस बीच उसने सुधा को जब भी फ़ोन किया दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछकर फ़ोन रख दिया। अब अवनी को भी सारे समय खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था। उसने अब प्लानिंग बनाकर काम करना सीख लिया था और इस वजह से वह घर का सारा काम बड़ी सरलता से पूरा कर लेती और अब उसके पास आराम करने के लिए काफ़ी समय बच जाता था। लेकिन अब उसे ज़्यादा आराम भी अच्छा नहीं लगता था। वह मम्मी जी के पास जाकर बैठ जाती और उनसे उनकी तबीयत पूछती या फिर उन्हीं के साथ बैठकर टीवी देखती। यह देखकर मम्मी जी को भी लगने लगा कि अवनी भी सही रास्ते पर धीरे धीरे आ रही है।
एक दिन अवनी बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी जी बोली, किस लिए? तो बोली कि मैंने आपको बहुत परेशान किया और सबका दिल दुखाया, कभी इस घर और आपको अपना कभी नहीं समझा और हमेशा अपनी मम्मी के कहे अनुसार आपके साथ गलत व्यवहार करती रही। लेकिन आपने सब कुछ जानते हुए भी कभी मेरी शिकायत सुमित या पापा जी से नहीं की और ना ही मेरे मायके वालों को कभी अपशब्द बोले, बल्कि जब वह लोग पार्टी में आए थे तो उनकी खातिरदारी मुझे करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि मम्मी ने मुझे कहा। अवनी अपनी सास के सामने बैठकर पहली बार अपने दिल की बात कह रही थी और साथ ही उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांग रही थी। सुमित की मम्मी जी भी यही तो चाहती थी कि वह सुधर जाए और इस घर को अपना ले और खुशी खुशी अपने घर को संभाले। लेकिन अभी दोनों के बीच माँ बेटी और दोस्ती का रिश्ता बनना बाकी था। इसलिए सुमित की मम्मी जी ने अवनी को समझाया कि देखो बेटी, मैंने तो तुम्हें जब पहली बार देखा था और अपनी बेटे के लिए पसंद किया था, तभी से अपनी बेटी मान लिया था और एक माँ अपनी बेटी से कभी नाराज़ नहीं होती और गलती होने पर उसे समझाती है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर तुम मुझसे एक वादा करो। अवनी बोली, क्या? तो मम्मी जी बोली कि अगर तुम्हें इस घर में कोई परेशानी हो तो तुम सबसे पहले मुझे कहोगी, हम घर की बात घर में ही आपस में सुलझा लेंगे। अवनी बोली कि मम्मी जी, क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया है? बोली, जब तुमने कोई गलती नहीं की है तो माफ़ी किस बात की? हाँ, शादी के बाद लड़कियों को ससुराल में एडजस्ट करने में थोड़ी परेशानी होती है। अगर लड़की समझदार होती है तो ससुराल के सदस्यों के साथ मिलकर अपनी समस्या को सुलझा लेती है, लेकिन अगर लड़की नादान है तो वह ससुराल की हर बात को अपने मायके में अपनी मम्मी से शेयर करती है और अगर उसकी मम्मी समझदार है तो वह उसे यही सलाह देगी कि बेटी, अब वही घर तुम्हारा है और तुम्हें अपनी समस्या आपस में मिलकर सुलझाना चाहिए। और अगर लड़की की मम्मी ने गलत सलाह दी और लड़की उन सलाह पर अमल करती रही तो वह दिन दूर नहीं होता जब लड़की का बसा हुआ घर टूट जाता है। इसलिए कभी भी मायके वालों को लड़की के घर में अनावश्यक दखल नहीं देना चाहिए। अवनी की समझ में सारी बात आ गई और फिर बातें करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। अवनी उठी और बोली, मम्मी, क्या आप चाय के साथ कुछ चटपटा खाना चाहेंगी? तो मम्मी जी बोली, हाँ, पर क्या बनाओगी? अवनी बोली, आलू की पकौड़ी। तो मम्मी जी बोली कि ऐसा करो, अब तुम्हारे पापा जी और सुमित भी ऑफिस से आते होंगे तो सबके लिए चाय पकौड़ा बना लो। अवनी किचन में चली गई और सुमित की मम्मी जी सोचने लगी कि अवनी इतनी बुरी भी नहीं है, बस थोड़ा बचाना है, जल्दी सबकी बातों में आ जाती है, अपना फैसला खुद नहीं ले पाती, बस इसकी इसी कमी को दूर करना होगा और अब मुझे अपनी बीमारी का नाटक भी ख़त्म करना होगा। अगले दिन से मम्मी जी और अवनी मिलकर घर का सारा काम झटपट कर लेती हैं और फिर मम्मी जी अवनी को कभी बाजार, कभी मूवी देखने तो कभी घर पर ही नई नई डिश बनाना सिखाती और घर की और भी कई ज़रूरी बातें सिखाती। देखते ही देखते अवनी बिल्कुल बदल गई थी और एक सुशील, संस्कारी, जिम्मेदार बहू बन गई थी। और अवनी अब सुधा को फ़ोन भी कभी कभी करती थी। इधर सुधा भी अवनी को जब फ़ोन करती तो कभी भी गलत सलाह नहीं देती, बल्कि उसे कहती कि ससुराल में सबका दिल जीतना और सबको खुश रखना। इधर रीना ने एक दिन सुधा से कहा कि मम्मी, अब मुझे बिस्तर पर आराम करते 15 दिन हो गए। मैं सोच रही थी कि एक बार फिर आपके साथ डॉक्टर को दिखा दूं, ताकि वह हमें बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में ठीक से बता सकें। सुधा को बड़ा अच्छा लगा कि रीना को अपने बच्चे की कितनी परवाह है, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, तुम डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लो और आज हम दोपहर में चलेंगे। दोपहर को सुधा रीना के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची। तब सुधा ने डॉक्टर को नमस्ते करते हुए रीना का चेकअप करने को कहा। अब की बार डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले रीना ने सुमित की मम्मी जी को फ़ोन कर दिया था और उन्होंने अपनी सहेली डॉक्टर को फ़ोन करके बता दिया कि इस बार ठीक से चेकअप करना। जब डॉक्टर ने रीना का चेकअप किया तो वह सच में प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने सुधा को बधाई देते हुए कहा कि आप दादी बनने वाली हैं, लेकिन आपको रीना का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह और इसका होने वाला बच्चा कमज़ोर है, इसलिए आप रीना के खाने पीने का बहुत ध्यान रखें
और हाँ, रीना को सिर्फ आराम ही नहीं बल्कि थोड़ा बहुत घर का काम भी करना होगा ताकि डिलीवरी में कोई परेशानी नहीं होगी। और आप हर महीने रूटीन चेकअप जरूर करवाना। इतनी सलाह देने के बाद डॉक्टर चुप हो गई। तब सुधा डॉक्टर को थैंक्स करके रीना को साथ लेकर घर आ गई और रास्ते से फल भी लेती आई कि घर आकर उसने कपड़े बदले और फिर फल काट कर रीना को खाने को दिए। अब रीना भी सुधा के साथ घर के कामों में मदद करने लगी थी। घर के काम करके दोनों होने वाले बच्चे के लिए कपड़े और अन्य जरूरी सामान बनाती थी। साथ ही सुधा रीना को पुरानी बातें बताती कि किस तरह उसने साहिल के जन्म के समय यह सब बनाया था। इस तरह दोनों एक दूसरे के करीब आ रही थी। सुधा ने डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद अवनी को खुशखबरी दी कि वह बुआ बनने वाली है। तो यह सुनकर अवनी खुशी से झूम उठी और फ़ोन पर ही रीना से बात करने लगी। आज पहली बार अवनी और रीना बात कर रही थी। अवनी बोली, भाभी कैसी हो और आपको कैसा महसूस हो रहा है? तब रीना बोली कि तुम तो आई नहीं, अब आओगी तब बताऊंगी। इस पर अवनी बोली कि मैं मम्मी जी से पूछकर जल्दी आपसे मिलने आती हूँ। जब अवनी ने अपनी सास को यह बात बताई तो सास बहुत खुश हुई और वह अवनी के उत्साह को देखते हुए बोली कि बेटी, तुम्हारे घर इतनी बड़ी खुशी आने वाली है तो तुम आज शाम को ही सुमित के साथ अपने मायके चली आओ। तब अवनी बोली कि नहीं मम्मी जी, मैं आपके साथ जाऊंगी। जब अवनी इतना जोर देने लगी तो वह चलने को तैयार हो गईं और अगले दिन दोनों जल्दी ही रीना के घर के लिए निकल गईं। जाने से पहले अवनी ने सुधा को फ़ोन कर दिया था तो सुधा ने सब तैयारी कर ली थी। जब अवनी और उसकी सास रीना के घर पहुँचे तो सुधा ने सुमित की मम्मी जी का खूब आदर सत्कार किया। दोनों बैठकर बातें करने लगीं और अवनी अपनी सास से पूछकर रीना के साथ उसके कमरे में बैठकर बातें करने लगी और इधर सुधा और सुमित की मम्मी बातें करने लगी। अचानक सुधा की आंखों में आंसू आ गए और वह सुमित की मम्मी से माफ़ी मांगने लगी कि आपको और आपके घर वालों को मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी। मैंने अपने मायके के शहर में पड़ोसियों के यहाँ यह सब देखा था कि लड़की की माँ रोज़ अपनी बेटी को फ़ोन करके सलाह देती थी और लड़की भी अपने मायके वालों से बहुत प्यार करती थी। तो वह भी अपनी मम्मी को ससुराल की एक एक बात अपनी मम्मी को बताती थी। वह लड़की मेरी सहेली थी। एक बार जब मैं अपने मायके गई तो मैंने देखा कि वह लड़की अपने पति के साथ अपनी मम्मी के यहाँ रह रही थी। जब हम दोनों मिले तो वह बोली, यार मैं उस घर में बड़ी घुटन महसूस करती थी। सारे काम मेरी सास नंद करती, मैं तो बस आराम करती थी और अगर कभी कोई मुझसे काम के लिए बोलता तो मैं उस दिन घर में हंगामा करती, झगड़ा करती, पति से एक की दो लगाकर कहती। यह तो अपने घर वालों को बहुत चाहते थे पर मैंने भी हार नहीं मानी और साल भर मैंने अपने घर से अलग करके यहाँ ले आई। मैंने उसके पति की ओर देखा, वह बहुत उदास और दुखी लग रहा था। मैंने सोचा कि अभी घर से अलग हुआ है तो इस वजह से उदास होगा, पर करीब 2 साल बाद मेरी मम्मी ने फ़ोन करके बताया कि तेरी सहेली के पति ने दूसरी शादी कर ली है और तेरी सहेली को छोड़ दिया है। जब मैंने पूछा क्यों तो वह बोली कि शुरू में तो कुछ दिन घर वालों ने उसकी बहुत खातिर की और अपने बिजनेस में भी उसे लगा लिया। उसकी मेहनत के कारण बिजनेस में ज़्यादा मुनाफा होने लगा तो तेरी सहेली के भाइयों ने काम पर जाना छोड़ दिया और इधर उधर फालतू पैसे उड़ाने लगे और अपने जोड़े नौकरों के सामान ट्रीट करने लगे। उसके आत्मसम्मान को ठेस लगी। उसने तेरी सहेली से कहा कि चलो घर वापस चलो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे घर वाले मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तब तेरी सहेली ने अपनी मम्मी के कहने में आकर अपने पति को साथ जाने से मना कर दिया। अब तो उसका 3 साल का बेटा भी है। उसके पति ने अपने घर जाकर तलाक के कागज़ भिजवा दिए, तब भी मेरी सहेली की आंखें नहीं खुली और मम्मी के कहने में आकर उसने तलाक ले लिया। अब वह मायके में ही रहती है और उसका बेटा भी उसकी कोई परवाह नहीं करता। भाइयों की शादी हो गई तो वह अपनी गृहस्थी में लग गए और वह अकेली पड़ गई। कोई उसकी परवाह नहीं करता है, काम के लिए सब उसे ही कहते, पर उस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। और देखिए बहन जी, मैं भी अनजाने में कितनी बड़ी भूल कर रही थी, अपने हाथों अपनी बेटी का घर उजाड़ रही थी। वह तो आप इतनी समझदार हैं,
जो आपने कभी कुछ नहीं कहा, वरना कोई और होता तो अब तक मेरी बेटी को घर से निकाल दिया होता। सुमित की मम्मी बोली कि बहन जी, आपको समझ आ गया, यही हमारे लिए बहुत है। हम दोनों ने ज़िंदगी देखी है, बहुत कुछ सहा है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाएं, ना कि गलत रास्ता दिखाएं। तभी अवनी और रीना आ गईं। रीना बोली, आंटी जी, आप सुमित जी और अंकल जी को फ़ोन करके यहीं बुला लें, सब लोग आज एक साथ खाना खाएंगे। तो सुधा बोली, हाँ यह ठीक रहेगा। तब अवनी ने अपनी सास की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। तब अवनी ने सुमित को फ़ोन करके कहा कि आप और पापा जी यहाँ रीना भाभी के घर आ जाइए, हम दोनों यहीं हैं। सुमित बोला, ठीक है। अब अवनी बोली कि मम्मी, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। यह सुनकर सुधा हैरान रह गई, बोली, बेटा मैं कर लूँगी, तू रहने दे। तब अवनी की सास बोली, बहन जी, आज आप सब अवनी के हाथ का खाना खाकर बताइए कैसा बनाती है। तब अवनी ने रीना से पूछा, भाभी आप क्या खाओगी? तो रीना बोली, जो आप बनाओगी वह खा लूँगी। तब अवनी ने जाकर रात के खाने का इंतज़ाम किया। उसने मटर पनीर, पुलाव, दम आलू, कचौरी, दही बड़े और खीर बनाई, और शाम की चाय के लिए उसने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए। जब घर में सब लोग आ गए तो उसने अवनी ने चाय नाश्ता लगा दिया और सब चाय पीने लगे। फिर बातें करते हुए 8 बज गए तो अवनी ने कहा, सब लोग खाना खाने आइए। तो सुधा बोली कि चल, मैं खाना लगाने में तेरी मदद करती हूँ। और फिर अवनी ने कचौरी अपनी शुरू की और सुधा सबके लिए खाना लगाने लगी। जब सबने खाना खाया तो बोले, भाई वाह, खाना बड़ा स्वादिष्ट है, रीना बहुत अच्छा खाना बनाया है। तब रीना बोली कि माफ़ कीजिए, आज खाना मैंने नहीं, अवनी दीदी ने बनाया है। यह सुनकर साहिल और उसके पापा को बड़ी हैरानी हुई। तो सुमित के पापा बोले, भाई साहब हैरान मत होइए, अवनी वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसी हंसी खुशी के माहौल में सबने खाना खाया और सुमित अपने परिवार के साथ अपने घर वापस आ गया। कुछ समय बाद रीना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे, पर एक खुश खबर और भी थी कि अवनी माँ बनने वाली थी। सब बहुत प्रसन्न थे, खास तौर पर सुधा और रीना, क्योंकि अवनी का घर टूटा नहीं बल्कि बस गया और उसने ससुराल में सबका दिल भी जीत लिया था। यह सब रीना और सुमित की मम्मी जी के कारण संभव हो पाया था कि सुधा और अवनी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वह कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। अब दोनों परिवारों में कोई गलतफहमी की दीवार नहीं थी और दोनों घरों में खुशियों ने अपना घर बना लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।